एवरीवन, सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को नमस्ते। तो एक बार फिर से हम लोग मिले हैं और मिल ही रहे हैं, आजकल डेली मिलते ही हैं, अब ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है होम साइंस विद चार्ली में। और ये हम प्रैक्टिस सेट नंबर अपना करने जा रहे हैं 25th, है ना, 25वां हमारा प्रैक्टिस सेट है ये। इसके पहले हम 24 कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, आपको अच्छे क्वेश्चंस हैं तो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आपको पता ही है कि वीडियो जो है ये हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं होम साइंस के, आपके जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं या जितने होते हैं या जितने भी होंगे अभी, उन सभी के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। और जो लोग नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस तरह से आप जो है जो लोग भी मतलब इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं होम साइंस से रिलेटेड कितने भी एग्ज़ाम की, तो उसके लिए वीडियो हेल्पफुल है ना। फिर और क्या ही बात करनी है हमें कि 25 हम करी, जो 25वां करने जा रहे हैं। 24 अगर आपने नहीं देखा देख सकते हैं, और कंटेंट वगैरह वाली भी वीडियो कुछ चैनल पे पड़ी हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, अच्छी है आपके, मतलब अच्छा लगेगा आपको और कुछ ना कुछ फ़ायदा भी मिलेगा ही। तो ये सब बातें हो गई हमारी, और चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, यही सब बातें हैं और अपना देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रौढ़ शिक्षा की बात हो रही है। तो प्रौढ़ शिक्षा जो आपकी 1978 में आई थी, जिसको हम लोग अडल्ट एजुकेशन बोलते हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, उद्देश्य क्या है प्रौढ़ शिक्षा का। तो क्या है, प्रौढ़ों को क्रियात्मक शिक्षण प्रदान करना, औपचारिक शिक्षण से विलग हुए छात्र को क्रियात्मक शिक्षण देना, औपचारिक शिक्षा के लिए प्रेरित करना, या जन प्रबंधन हेतु देश के प्रौढ़ नागरिकों का मनोरंजन करना। तो इसमें से ये नेट का क्वेश्चन है, या नेट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं ये कहूँ, या फिर जीआईसी वगैरह में भी, अब आपका पीजीटी में भी इस तरह के एलिमिनेट करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से उद्देश्य हैं हमारे, क्रियात्मक, जो प्रौढ़ हैं उनको भाई क्रियात्मक शिक्षण प्रदान किया जाए। क्रियात्मक मतलब उनको कुछ ऐसा बताया जाए जिससे वो मतलब एक्शन कर सकें। तो जब वो कुछ एक्ट करेंगे तो वो कुछ करके अपने आप को मतलब अपनी जीविका चला सकते हैं, या अपने अंदर कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं, है ना। स्किल कैसे डेवलप होती है, जब हम कोई चीज़ करते हैं अपने व्यवहार में लाते हैं। इसके बाद है कि औपचारिक शिक्षण से विलग हुए, मतलब जिन लोगों की फॉर्मल एजुकेशन छूट गई थी बीच में, वो लोग अपना उसको फुलफिल कर सकें और कुछ स्किल अपने अंदर सीख सकें, जिससे उनका मतलब एक जीवन है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो सके। इसके बाद औपचारिक शिक्षा के लिए प्रेरित करना। तो औपचारिक शिक्षा के लिए प्रेरित करने वाली बात है। अब औपचारिक शिक्षा तो उनकी छूट चुकी है, लेकिन वो क्या करेंगे, उसके एक बराबर में आप कह सकते हो कोई चीज़ सीख करके अपनी जीविका भी चला सकते हैं, और अगर औपचारिक शिक्षा अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ से कर सकें। तो ये जो 3 है आपका, यही इनके 3 उद्देश्य हैं, ठीक है। मनोरंजन करना इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं रहा है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। तो 1, 2, 3 इसमें से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, ए वाला ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में देसी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाए, यह किस अधिनियम में कहा गया था। देसी भाषाओं मतलब जो लोकल लैंग्वेज थी वहाँ की, रीजनल लैंग्वेज, उसके उसमें शिक्षा दी जाए, ये कौन से अधिनियम में कहा गया था। 1854 का वुड डिस्पैच, या 1866 का कोठारी अधिनियम, या 1902 का विश्वविद्यालय अधिनियम, या 1948 का स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो आपका 1854 का वुड डिस्पैच था, इसमें ये चीज़ कही गई थी इस एक्ट में कि भारत में जो है देसी भाषाओं के माध्यम से लोगों को शिक्षा प्रदान करी जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे तो आपका होम साइंस से रिलेटेड है, लेकिन बहुत डीपली है ना। नेट वगैरह में इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन आपके जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, इन सब के एग्जाम है, उनमें ये सब मतलब जो आपका जीआईसी और एलटी है उसमें ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। प्लस आपका एक जीएस का भी क्वेश्चन ये हो गया, है ना। तो उसमें से एक आपका हो गया, ये होम साइंस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट हमारा कि महात्मा गांधी द्वारा ग्रामीण उत्थान हेतु सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो आपको ये बात पता हो कि सेवाग्राम आश्रम की स्थापना गांधी जी ने करी थी, तो इसको कब किया गया वो पूछ रहे हैं। तो मैं सीधे बता दूं आपको, जो वर्ष 1920 था उसमें अहमदाबाद में करी गई थी इसकी स्थापना। कहाँ की गई थी, अहमदाबाद में 1920 ईयर में करी गई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा कि 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको देख लीजिए, आपको पता ही है कि 4.2 कैलोरी तो होती ही नहीं है, 3 कैलोरी वो भी नहीं होगा, 7 किलो कैलोरी ये भी नहीं होगा, इसके बाद आपका 9.1 किलो कैलोरी होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है, अगर यहाँ पे 9 कैलोरी लिखा होता तब भी हम इसी ऑप्शन के साथ जाते, लेकिन जो एग्जैक्ट ऊर्जा प्राप्त होती है आपकी, वो किससे प्राप्त वो कितनी प्राप्त होती है, हम लोगों ने पढ़ा था 9.4 एंड 5 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन अभी यहाँ पर उसके एक मतलब रेंज में दे रखा है कि 9.1 किलो कैलोरी, तो हम इसके साथ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम कार्बोज से ऊर्जा प्राप्त होती है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है। अगर आपको 4 कैलोरी भी लिखा होता ऐसे करके तो भी आप उसी के साथ जाते, ठीक है।
तो भी हम क्या करते हैं, हम उसी के साथ जाते हैं। इस वजह से हमारा ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है। फिर है पाक कला है, तो पाक कला क्या है, का विज्ञान है, कला है, उपयुक्त ए तथा बी दोनों। तो बिल्कुल सही बात है कि दोनों चीज़ें हैं। पाक का मतलब यहाँ पर कुकिंग की बात हो रही है ना, जो कुकिंग स्किल है आपके अंदर, उसको साइंटिफिक उसमें भी रखा गया है और आपका आर्ट वाले उसमें भी रखा गया है। ठीक है। क्योंकि खाना जिस तरीके से आप सर्व कर रहे हैं वो आपकी कला हो गई। ठीक है। और खाना को आप कितनी हेल्दी मेथड से बना रहे हैं और उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनको आप लॉस होने से बचा पा रहे हैं। ठीक है। या कौन से डिजीज में किसको कैसा खाना देना है, ये सब चीज़ें साइंटिफिक मेथड में आ जाएंगी आप, मतलब एक साइंटिफिक आस्पेक्ट में आ जाएंगी, मेथड में नहीं। तो इस वजह से हम पाक कला को आप जो है विज्ञान और कला दोनों में रखेंगे। नेक्स्ट है ताप से नष्ट हो जाता। ताप यानी कि हीट की बात हो रही है, तो हीट से क्या नष्ट हो जाता है, खनिज लवण, कार्बोज, विटामिन सी, विटामिन डी। आपको पता है विटामिन सी नष्ट हो जाता। ठीक है। अब यहाँ पर अगर विटामिन B1 भी लिखा होता तो आप उसके साथ जा सकते थे कि विटामिन B1 भी ताप से नष्ट हो जाता। ठीक है। फिर है जल में घुलनशील विटामिन है, इसको तो मैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता ही है। विटामिन सी जो आपका है, सी और बी आपका ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। बाकी आपका विटामिन डी, ई, ए, के। ठीक है। तो ये सब आपका फैट सोल्युबल विटामिन है। फिर है कि भोजन पकाने के माध्यम है, भाप है यानी कि स्टीम द्वारा जब पकाते हैं, या वसा है, या गर्म वायु है मतलब आग में डायरेक्ट पकाते हैं, या उपयुक्त सभी है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, आपको पता है कि जितने इसमें मेथड दिए हुए हैं सभी भोजन पकाने के माध्यम हैं। ठीक है। फिर है कि शिशु जन्म के पश्चात उसके रोने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके रोने के साथ जब वो रोता है तो क्या प्रारंभ हो जाता है, पाचन क्रिया यानी कि उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, श्वसन क्रिया यानी कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पायरेशन सांस लेने की क्रिया वो स्टार्ट हो जाती है, या उपयुक्त तथा दोनों ए और बी। तो आपको भी पता है कि श्वसन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए जब बच्चा आफ्टर डिलीवरी रोता नहीं है तो लोग मतलब परेशान हो जाते हैं, फिर उसको थपथपाते हैं या मारते भी हैं कि बच्चा रोना शुरू कर दे, है ना, क्योंकि उसकी जो रेस्पायरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि पूर्ण भोज्य पदार्थ होता है। ये टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10th की बुक में सीधे दे भी रखा कि पूर्ण भोज्य पदार्थ किसको कहा जाता है। ठीक है। तो पूर्ण भोज्य पदार्थ आप देख के पता चल गया होगा, जो आपका मिल्क होता है इसको संपूर्ण आहार या फिर पूर्ण भोज्य पदार्थ कहा जाता है। ठीक है। इस वजह से आप सोयाबीन, संतरा, ये सब चीज़ों को नहीं, दूध को कंप्लीट भोज्य पदार्थ माना जाता है। फिर है कार्बोज का उत्तम स्रोत है, दूध है, दालें हैं, अनाज है, तेल है। तो आपको पता है कि जो कार्बोज का उत्तम स्रोत होता है वो क्या होता है, सीरियल्स होते हैं हमारे। ठीक है। दालों में भी होता है कार्बोज, लेकिन यहाँ पर उत्तम स्रोत की बात हुई तो जितने भी अनाज होते हैं उसमें जो है कार्बोज अच्छी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि दालें तो हम प्रोटीन की उससे जानते हैं। फिर है कि व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाती है, पोषण कहलाती है, भोजन कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे बताओ क्या कहलाएगा, आहार कहलाती है। ठीक है। भोजन नहीं कहलाएगी, आहार कहलाएगा, पूरी डाइट उसकी। ठीक है। फिर है हमारा कि शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों की निर्माण क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, पथ्यापथ्य कहलाती है, चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म कहलाती है, आहार कहलाती है, पोषण कहलाती है। तो ये जो नए पदार्थों के टूटने और नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, चयापचय। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, जब आहार में एक या एक से अधिक पोषण तत्वों की कमी या अधिकता रहती है तो उसे क्या कहते हैं, सुपोषण, कुपोषण, या असंतुलित, या उपयुक्त सभी। तो आपको भी पता है जब एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स या तो कम रहेंगे या तो ज़्यादा रहेंगे तो इसको हम लोग ना कुपोषण कहेंगे ना सुपोषण, इसको हम सीधे बोलेंगे डिसबैलेंस यानी कि जो है असंतुलित। ठीक है। किसी चीज़ का वो हो जाना, मतलब क्योंकि सही मात्रा में नहीं है तो इस वजह से हम इसको असंतुलित बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है, विकसित देशों में कुपोषण के मुख्य कारण हैं अतिपोषण, अल्प पोषण, सुपोषण, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें क्या है कि बहुत भाई उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उसमें क्या होता है वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खा लेते हैं, इस वजह से अतिपोषण वाली चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है। ओबेसिटी है, हार्ट डिजीज़ है, या हाई ब्लड प्रेशर है, या हाई कोलेस्ट्रॉल है, ये सब चीज़ें जो हो जाती हैं। ठीक है। फिर है पोषण न्यूनता जनित बीमारी है, यानी कि न्यूट्रिएंट से डिफिशियंसी वाली जो बीमारी है उनमें से कौन है, रक्ताल्पता यानी एनीमिया, मलेरिया, हैजा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जो एनीमिया होता है वो आपका आयरन या फिर फॉलिक एसिड इन सब चीज़ों की या आयरन की कमी से हो जाती है एनीमिया। ठीक है। तो ये जो पोषण की कमी से होने वाला जो बीमारी इसमें है कौन सी है, एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता। फिर है कि अतिपोषण से बीमारियां होती हैं, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग यानी कि हार्ट डिजीज़, या फिर उपर्युक्त ए तथा बी दोनों। ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ें हो जाती हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा सोडियम लिया है, बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें आपने खाई है तो हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है और धीरे धीरे वो हार्ट डिजीज़ भी उसमें हो जाती है। ठीक है। इस वजह से हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप मुझे बताना कि जो हाई ब्लड प्रेशर है ये जिसको हाई बीपी, ठीक है, हाई बीपी में एक प्रकार की डाइट दी जाती है,
आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हाई जो क्या कहते हैं हाई बीपी वाले होते हैं उनको एक तरह की डाइट दी जाती है, उस डाइट का क्या नाम है और उस डाइट में कौन कौन से फूड प्रोडक्ट दिए जाते हैं, या फिर आप उसका फुल फॉर्म ही बताना, ठीक है। फिर शरीर में खनिज लवण का कार्य है, तो जो शरीर में हमारे, एक सेकेंड, हाँ, शरीर में जो खनिज लवण होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या है, निर्माणात्मक है या सुरक्षात्मक है या उपर्युक्त तथा दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो निर्माण जो हमारे बॉडी में मतलब निर्माण करने का काम करता है वो तो प्रोटीन का होता है। तो जो हमारे बॉडी में विटामिन और मिनरल्स होते हैं, विटामिन भी अगर यहाँ लिखा होता तो हम किसके साथ जाते हैं, सुरक्षात्मक के साथ। ये क्या करते हैं विटामिन मिनरल्स, तो यही करते हैं ना हमारे बॉडी में, पहले तो सारी चीज़ों को, पूरे बॉडी के फंक्शनिंग को, मतलब पूरे फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, एक नियामक का काम करते हैं, हमारे रेगुलेशन का काम करते हैं हमारे शरीर में। दूसरा है सुरक्षात्मक, यहाँ पर इसलिए कहेंगे क्योंकि ये हमें कई सारी बीमारियों से भी बचाते हैं और कई सारे ऐसे जितने भी मतलब एक आपकी बॉडी को एक पॉजिटिव हेल्थ भी प्रदान करते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको सुरक्षात्मक कार्य में लिखा जाएगा। फिर है कि शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। भाई इतना ही आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो कौन काम करता है, जो आपका विटामिन तो करेगा नहीं, जल तो करेगा नहीं, खनिज लवण भी नहीं करेगा, तो आपकी वसा जो है वो जल में ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा। अगर यहाँ पे कार्बोज होता तो हम कार्बोज के साथ भी जा सकते थे। फिर प्रोटीन, कार्बोज एवं वसा ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ हैं, इसका पता चला था 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में। तो ये बात पता चली थी आपकी 19वीं सदी में, ठीक है। फिर प्रोटीन का नामकरण किया था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, आप सभी को आ रहा होगा। मुल्डर ने, लेवाइजर ने, न्यूटन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था, मुल्डर ने किया था, ठीक है। आई थिंक 1838 में, शायद, हाँ 1838 में ही किया था। और जो आपके लेवाइजर हैं इनको क्या माना जाता है फूड साइंस का, ये चीज़ आप बताएंगे कॉमेंट, ठीक है। अभी टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर है कि प्रोटीन का अर्थ होता है द्वितीय स्थान ग्रहण करने वाला, तृतीय स्थान ग्रहण करने वाला, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटीन का अर्थ यहाँ पर लगाया गया है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार हो गया, सॉरी। फिर वसा का स्रोत है, संतरा है, पालक है, मूली है, सॉरी संतरा, पालक, गेहूँ या मूंगफली। तो आपको पता ही है जो मूली है, सॉरी मूली क्यों मैं बोल रही हूँ बार बार, मूंगफली जो हमारा है जिसको हम लोग ग्राउंडनट बोलते हैं, वो आपका वसा का स्रोत होता है, ठीक है। फिर है हमारा कि कार्बोज का शरीर में मुख्य कार्य है। तो कार्बोज का शरीर में क्या मुख्य कार्य है, निर्माण करना, ऊर्जा प्रदान करना, सुरक्षा करना, उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो जो मुख्य कार्य की बात होती है, वैसे तो इसमें इन्होंने सब दे रखा है उपर्युक्त सभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बी वाला आंसर ही होना चाहिए, क्योंकि मेन तो वो ऊर्जा प्रदान करने का ही काम करता है। लेकिन अब वही है कि दूसरे तरीके से भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत प्रोटीन को भी हेल्प करता ही है। इसके बाद सुरक्षा भी करता है। सुरक्षा मतलब जैसे ग्लूकोज स्टोर होता है उससे, तो हमारे जब कभी हम अगर प्रॉपर अपना खाना वाना नहीं खा पाते हैं तो उससे हमारी बॉडी को उस टाइम एनर्जी देता है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो अब कह सकते हैं कि अब आंसर तो फिलहाल इसमें यही ऑल ऑफ द एबव ही दे रखा है, सारे आंसर दे रखे हैं, तो हम भी चलो इसी के साथ ही जाएंगे, है ना। फिर है खनिज लवण का शरीर में कार्य है, नियामक है, सुरक्षात्मक है, निर्माणात्मक है, या उपर्युक्त सभी है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ाई क्या कार्य है इसका, आपका सुरक्षात्मक और नियात्मक भी दे रखा है, तो इस वजह से हम जो है इसमें डी के साथ जाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, जैसे इसमें देखिए नियामक भी दे रखा है और सुरक्षात्मक, यानी कि रेगुलेट करने का भी काम कर रहा है और प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे निर्माण तो नहीं करता है कोई बहुत ज़्यादा खनिज लवण हमारे शरीर में, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब चीज़ें हैं, तो आपकी जो हड्डियाँ हैं उनको जो है मिनरलाइज करने में या उनको पोषक तत्व देने में वो काम करती हैं, निर्माण नहीं करती, लेकिन जो है क्या है कि हड्डियों को हेल्दी रखने में भूमिका निभाते हैं। हम डी के साथ जाएंगे, उपर्युक्त सभी, ठीक है। वैसे इसमें 2 ऑप्शन भी जा रहा है और ये दोनों सही भी है, रेगुलेट करना और सुरक्षा देना, तो इस वजह से डी ऑप्शन ही जाएगा, ठीक है। फिर है वसा का मुख्य कार्य है, तो वसा का मुख्य कार्य क्या है हमारा, ऊर्जा प्रदान करना, जाहिर सी बात है, ठीक। फिर है कार्बोज का शरीर में मुख्य कार्य है, दोबारा कितनी बार 2-2 क्वेश्चन हो गया, सॉरी इसके लिए, बहुत सारे क्वेश्चन 2-2 बार हो चुके हैं, वेरी सॉरी। फिर है कि वसा का मुख्य कार्य है, तो इसमें भी वसा का मुख्य कार्य आपका क्या हो जाएगा, ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। फिर भोजन के कार्य हैं सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। तो आपको पता ही है कि भोजन का जो ये कार्य है, डी वाला ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि भोजन प्रदान करने, सॉरी भोजन के जो कार्य है वो सामाजिक भी हैं, शारीरिक भी हैं और मनोवैज्ञानिक भी हैं, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा हमारा इस तरह का क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। गुड़गांव प्रोजेक्ट श्री निकेतन योजना के समान ग्रामीण विकास का निजी प्रयास था, यानी कि जो आपका गुड़गांव प्रोजेक्ट आया था वो श्री निकेतन, एक गुड़गांव प्रोजेक्ट आया था, एक श्री निकेतन योजना आई थी। तो ये दोनों क्या थी कि जो गुड़गांव प्रोजेक्ट था वो श्री निकेतन योजना के बराबर ही ग्रामीण विकास का के लिए निजी प्रयास था। दोनों चीज़ें ग्रामीण विकास के लिए निजी प्रयास था। पूछ रहे हैं ये बात सही है गलत है। दूसरा दे रहे हैं कि दोनों योजनाओं में स्त्री एवं बाल शिक्षा में विशेष
ध्यान दिया गया। तो इसमें पूछ रहे दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इसमें जो आपका पहला वाला ऑप्शन है, मतलब पहली बात जो है वो बिल्कुल सही है, बट दूसरी वाली आपकी गलत है। इस वजह से सिर्फ ए ऑप्शन होगा कि मतलब केवल पहली वाली बात सही है, दूसरी वाली बात गलत है। ठीक है भाई, जब वो ग्रामीण विकास के लिए निजी प्रयास था तो क्या ग्राम में सिर्फ स्त्री और मतलब बालक आते हैं? गांव में तो सारे लोग रहते हैं ना, बच्चे बूढ़े जवान सब लोग रहते हैं, तो इस वजह से सबके ऊपर ध्यान दिया गया। तो इस वजह से जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो गलत माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम को संक्षेप में कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्राम सेविका कहते हैं, ग्राम सेविका कहते हैं, या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्राम सेविका बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ग्रामीण विकास कार्यक्रम को संक्षेप में क्या बोला जाता है? ग्राम सेविका। ठीक है, फिर है इसको बोलते हैं ड्वाक्रा। ठीक है, तो जो ड्वाक्रा है उसका संक्षिप्त नाम क्या है ये पूछ रहे हैं, किस महिला एवं बाल विकास कल्याण का संक्षिप्त नाम है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ड्वाक्रा है वो क्या है? ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम इसका संक्षिप्त नाम है। ठीक है, इसको शॉर्टकट में ड्वाक्रा भी बोलते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने करी? तो ये बात भी आपको पता ही है कि महात्मा गांधी ने करी थी। ये आपका जीके का भी क्वेश्चन हो गया और एक्सटेंशन एजुकेशन से भी रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निम्नलिखित बातें शामिल की गई थी। जो उज्ज्वला योजना आपकी आई थी 2007 वाली, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। 2016 वाली गैस वाली योजना नहीं है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई थी, तो इसमें आपको देखना है कि रोकथाम या फिर बचाव या पुनर्वास या फिर शिक्षा, रोजगार, स्वदेश योजना। इसमें जो चीज़ें शामिल की गई थी आपकी, वो आपका रोकथाम किया गया है ना, इसके बाद बचाव किया गया, पुनर्वास किया गया और स्वदेश योजना। ठीक है, तो इस वजह से हमारा 1, 2, 3 और 6 मानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इन चीज़ों पे काम किया गया कि मतलब जो उस टाइम इस योजना के तहत जो महिलाओं के साथ उनका थोड़ा शोषण हो रहा था, उन सब चीज़ों की रोकथाम करी जाए, उनका बचाव किया जाए, उनको पुनर्वास मतलब एक उनके कल्याण के लिए मतलब कुछ किया जाए, और इसके बाद स्वदेश योजना, कुछ ऐसी चीज़ें चलाई जाए जो उनके अपने ही देश के लिए रहें वो योजनाएं। ठीक है, फिर है कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। यही सेम क्वेश्चन आपका टीजीटी में आया हुआ था, बस उसमें डेट नहीं पूछी गई थी। तो जो आपका ये उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी वो 4 दिसंबर 2007 में आई थी। ठीक है, अब योजना में क्या था अभी आगे भी देखते हैं। तो 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर एक ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है? तो कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, राजीव गांधी किशोरी योजना है, या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है। ठीक है, बहुत ही सटीक इसका आंसर आपको है कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। ठीक है, ये महिलाओं के लिए है कि महिलाओं से जो है क्या उनकी लिटरेसी का रेट थोड़ा बढ़ सके। फिर है कि उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा से, महिला शिक्षा से, महिलाओं की खरीद फरोख्त की रोकथाम से, महिला रोजगार से। तो ये जो एक सेकंड, हाँ, ये जो आपकी योजना थी वो किससे संबंधित थी? महिलाओं की खरीद, मतलब महिलाओं का जो इधर उधर उनको बेचा खरीदा जाता था, उन चीज़ों पर मतलब इस पर रोक लगाई गई इस योजना के तहत। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन आपका है इधर, एक सेकंड, ये वाला, तो वही बात है कि उनके खरीद फरोख्त के लिए रोकथाम लगाई गई, बचाव किया गया उनका, और उनको पुनर्वास का स्थान दिया गया, और उसके बाद स्वदेश योजना भी उनके लिए चलाई गई। ठीक है, इस वजह से ये आपका उज्ज्वला योजना जो है इससे संबंधित है। फिर है कि वर्ष 1951 में तमिलनाडु के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय था। पहले तो आप मुझे बताना कि पोचमपल्ली जो है आपका, पोचमपल्ली कहाँ पे है, ये कौन से स्टेट में है, जरा आप बताइएगा। अच्छा नहीं, स्टेट तो दे ही रखा है। पोचमपल्ली एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा होता है, तो वहाँ से, इसको भी हम लोग टेक्सटाइल में पढ़ते हैं, वो भी पोचमपल्ली आपको ध्यान रखना है कि जो है कहाँ से रिलेटेड है, तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, तो तमिलनाडु के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? शंकर राव देव, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य विनोबा भावे, या जयप्रकाश नारायण। तो ये भी आपको पता ही होगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक सेकेंड, हाँ, भूदान आंदोलन की शुरुआत करी थी आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है, फिर है कि सर्वोदय से संबंधित निम्न कथन किस महापुरुष का है? सर्वोदय थोड़े से व्यक्तियों का उत्थान नहीं चाहता, बहुमत का भी नहीं। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट दिया गया है ये भी आपका जीके में ही जीके से रिलेटेड है और एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड है, बट यहाँ पर मैंने इसको आपको जीके में थोड़ा मदद करे इस वजह से मैंने यहाँ इसको मतलब इंक्लूड किया हुआ है। बाकी ये तो बहुत डीप है, आपको वैसे पीजीटी वगैरह में पूछा जा सकता है। तो इसका ये जो मत है, मतलब जो ये कथन दिया गया वो भी आपका आचार्य विनोबा भावे का ही है। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। फिर एक निम्नलिखित किस वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने प्रौढ़ शिक्षा की परिभाषा अत्यंत विस्तृत रूप से दी है? यूनेस्को ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, विश्व बैंक ने, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका यूनेस्को है उन्होंने बहुत विस्तृत परिभाषा दी हुई है इनकी। ठीक है, किसकी? प्रौढ़ शिक्षा यानी कि अडल्ट एजुकेशन की। फिर है कि हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने करी? आई थिंक ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम, महात्मा गांधी ने करी थी।
फिर है फिरका विकास योजना की शुरुआत कब और कहाँ हुई, ठीक है। फिरका विकास योजना आपका एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 1928 उत्तर प्रदेश, वर्ष 1946 पंजाब, वर्ष 1946 मद्रास और वर्ष 1948 मद्रास। तो ये जो आपकी फिरका योजना की शुरुआत की गई थी वो वर्ष 1946 में मद्रास में की गई थी, ठीक है। मद्रास जो अभी क्या आपका चेन्नई बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब थोड़ा मैचिंग वाला आ गया है, तो मैचिंग वाले में है, एक सेकंड, हाँ। तो ये आपको सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुई थी आपकी, पूना में हुई थी, ठीक है। 2 से मैच करेंगे। इटावा पायलट योजना कहाँ पे थी आपकी, उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। फिर है कि जो आपका नीलखेड़ी प्रोजेक्ट था, वो नीलखेड़ी प्रोजेक्ट आपका कहाँ आया था, हरियाणा में आया था, ठीक है। और फिरका विकास योजना अभी हमने पढ़ा, तो ये आपका ये मद्रास में, ठीक है। तो अगर हम ये मैच करें तो ठीक है, ए का आपका दूसरा, फिर बी का तीसरा, फिर 1 का, सी का 1 नहीं, ये भी नहीं होगा, फिर आपका ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक। ये आपका सही मैच करा, ठीक है। फर्स्ट का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो ये हो गया हमारा। फिर इसी तरीके से कई सारे हैं, ये तो आपको पता ही, बहुत आसान क्वेश्चन है। मधुमक्खी पालन जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एपीकल्चर बोलते हैं। फिर मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं, पीसीकल्चर। रेशम उद्योग को सेरिकल्चर और अंगूर की खेती को वर्टिकल्चर, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बन गया आपका, आप ये समझ लीजिए 4 क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है। आता है पूछने पे, ये भी जीके में भी आ जाएगा आपके, और नॉर्मल अगर आप कोई साइंस वगैरह कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, साइंस का पेपर दे रहे हैं उसमें भी, और आपका जीके जीएस में भी ये काम आएगा, और होम साइंस में तो आपका आएगा ही, ठीक है। फिर मेघा पाटकर थी, उन्होंने कौन से किस में मतलब सहयोग दिया, तो मेधा पाटकर ने चलाया था नर्मदा आंदोलन, ठीक है। ये नदी के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। फिर आपका जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था, पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ ना काटे जाएं, ठीक है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। तो पेड़ से रिलेटेड है तो पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा इनका। राजेंद्र सिंह जो थे, उन्होंने क्या चलाया था, जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन की बात करी थी इन्होंने। महात्मा गांधी अभी हम लोगों ने पढ़ाई, इन्होंने सर्वोदय योजना चलाई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, इसको जो है इंग्लिश में मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको कापाड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्टार्टिंग हुई थी वो कब हुई थी आपकी 1986 में, ठीक। फिर जो आपकी अन्नपूर्णा योजना आई थी वो आपकी आई थी 1999 में। फिर है कि जवाहर रोजगार योजना जो आपकी आई थी वो किस में आई थी, 1989 में। इसके बाद फिर आपका जो ये है क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, IRDP बोलते हैं जिसको, ये आया था आपका 1980 में, ठीक है। ये हो गया हमारा मैचिंग। सब आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको मतलब लग रहा है कि हाँ हमें भूल जाएंगे, या आप 1-2 बार आप देख लोगे वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और इसके बाद फिर दोबारा अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसको जो क्या कहते हैं उसकी स्पीड बढ़ा लीजिए, और रिवीजन के तौर पे आप 2 से 3 बार अगर आप कोई भी वीडियो देख ले रहे हैं तो नो डाउट आप जो है भूल नहीं सकते, आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहो तो आप इसको आजमा करके देख सकते हैं आप, ठीक है। फिर हमारा कि जो क्या बोलते हैं हिंदू विवाह अधिनियम आया था, कब आया था वो 1955 में ही आया था, ठीक। इसके बाद है गर्भ समापन अधिनियम, ठीक है। तो गर्भ समापन अधिनियम जो आया आपका वो 1971 में आया। फिर दहेज निषेध अधिनियम, ठीक है, तो वो आपका आया 1961 में। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है दहेज वाला। फिर है स्त्रियों की घरेलू हिंसा से सुरक्षा थी, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस हमारा आया था 2005 में। ये भी हमारा 4 क्वेश्चन तैयार हो गया, फटाफट हमने मैच कर लिया। फिर नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदू विवाह एवं विच्छेद अधिनियम अभी हमने पढ़ाई, तो वो आपका 1955 में ही आया था। फिर आपका छुआछूत अभिशाप अधिनियम, ये भी आपका 1955 में ही आया था, ठीक है। फिर दहेज निरोधक अधिनियम अगेन 1961 में आया था, और आपका राजकीय स्तर पर वाद विवाद अधिनियम 1924 में आया था, ठीक है। फिर से हमने अगेन 4 क्वेश्चन मैच कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। फिर है कि सती प्रथा निषेध, तो सती प्रथा का जो निषेध वाला आया था वो आपका कब आया था, कब आया आपका 1829 में, ठीक है। यानी कि 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम ये कर दिया गया था। फिर जब हिंदू विधवा पुनर्विवाह, मतलब कि अगर कोई विधवा है तो उसको दोबारा से शादी करने का अधिकार है, ये आया आपका 1856 में। फिर है हमारा कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब आया, 1929 में। इसके बाद विशेष विवाह अधिनियम आपका आया 1872 में, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट का सेकंड जाएगा, 2 ही ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मुझे लग रहा है कि C और D कट गया नीचे,
सॉरी उसके लिए, लेकिन हमने यहाँ पे मैच कर लिया। तो ये ईयर वाले थोड़े से याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन इसको आपको रटना नहीं है। ऐसे मत बैठो आप लेकर के कि बस आप आज ही रट लेंगे कब आया कब आया। इसको कहीं लिख करके आप लगा लीजिए, या अपने फ़ोन में जब भी आपको टाइम मिले उसको आप देखते रहिए, या कहीं आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। तो उसको जब आप तीसरे चौथे दिन एक बार देखते रहेंगे ना, तो देखते देखते आपको धीरे धीरे क्या होगा, याद हो जाएगा। फिर है कि अब हमने अभी पढ़ा ही कि जो आपकी श्री निकेतन योजना आई थी, तो श्री निकेतन योजना आपकी कब आई थी? 1921 में। कहीं कहीं पर 1922 भी लिखा हुआ है, तो आप 1921 फिलहाल याद रखो, ये सही है आपका। फिर गुड़गांव प्रोजेक्ट कब आया आपका? गुड़गांव प्रोजेक्ट आपका 1920 में आया था। इटावा पायलट योजना आपकी पता ही कब आई थी? ये इटावा प्रोजेक्ट 1948 में, और मारथंडम प्रोजेक्ट आपका 1928 में। ओके, ये भी चारों चीज़ें आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये जो है पूछे जाते हैं एक्सटेंशन में, भर भर के इससे क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। अच्छा बस खत्म हो गया। चलो भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, और आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। मुझे तो आया मज़ा करके, और आप लोग भी बताना आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। और मिलेंगे फिर हम लोग दोबारा से, और दोबारा से मिलेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, आप लोगों ने वीडियो देखी उसके लिए आपको थैंक यू, है ना। और बताइएगा पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, तबीयत ध्यान रखिए बिल्कुल, और बढ़िया मज़े करिए, और कोशिश करिए कि पॉजिटिव और हेल्दी रह पाइए। पॉजिटिव सोच के साथ अपने शरीर को भी हेल्दी बनाए रखिए। और ठीक है, इतनी ही बातें हैं। गला थोड़ा सा फंस रहा है, इस वजह से ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और मिलेंगे फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे। और DSSB का फॉर्म वगैरह अगर आप लोगों ने नहीं फिल किया तो उसको फिल कर दीजिए, और उसकी भी तैयारी हम लोग कर ही रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपके हर जगह काम आएंगे, ठीक है। और ठीक है, बढ़िया प्रैक्टिस करिए, अपने रिवीजन करिए और तैयारी करिए, बढ़िया अपना ध्यान रखिए। चलिए फिलहाल रखते हैं, फिर मिलेंगे कल फिर से। इतनी देर सुनने के लिए थैंक यू, और बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।